तो इसमें हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 का नाम है फसलों की जल मांग, यानी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम इसमें 5 क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। पहला ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का नाम है, आपको परिभाषाएं देनी है। इसमें कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, उनकी डेफिनेशन बतानी है, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों ड्यूटी, दूसरा टॉपिक है डेल्टा, तीसरा टॉपिक है आपका बेस पीरियड यानी आधार काल, चौथा टॉपिक है चक्र और पांचवा है मोगा गुणांक यानी आउटलेट फैक्टर। इन पांचों टॉपिक के बारे में आपको डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन इनकी क्या होती है बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है। मैं आपको काफ़ी सिंपल वे में बताने वाला हूँ। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ड्यूटी की, पहली हेडिंग हमारी ड्यूटी। तो ड्यूटी के बारे में सुन लें आप, ध्यान से सुनना, बाद में इसकी थ्योरी पढ़ना आप। ड्यूटी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन, और इरिगेशन में क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो आपकी फसल होती है उनकी जल मांग क्या होती है, मतलब सिंचाई के बारे में पढ़ना आपको। तो ड्यूटी की जो डेफिनेशन होती है दोस्तों वो ये होती है, सपोज आपका ये कोई खेत था, ये खेत था और आपने क्या किया, इसकी सिंचाई की खेत की, मतलब यहाँ से पानी आया खेत में और आपने इसकी सिंचाई कर दी। तो सिंचाई करने का मतलब हो गया आप जितने एरिया की सिंचाई करते हैं, क्या बोला मैंने, आप जितने एरिया की सिंचाई करते हैं उस एरिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, ड्यूटी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? ड्यूटी मीन्स यहाँ पर एरिया होता है। आप नहर से जो पानी आया आपका, उस पानी द्वारा आपने खेत की सिंचाई की, तो आप जितने एरिया की सिंचाई करेंगे उस एरिया को क्या कहेंगे, ड्यूटी। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, तो ड्यूटी का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है क्यूमेक पर सेकेंड। क्या होता है इसका मात्रक, क्या होता है दोस्तों, मात्रक याद रखना आपको। एरिया है तो एरिया हो जाएगा हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्या बोलेंगे, हेक्टेयर पर क्यूमेक, MEC, क्यूमेक। हेक्टेयर होता है क्षेत्रफल को मात्रक होता है, ठीक है, हेक्टेयर। और क्यूमेक का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड तो हो गया इसका क्या, इसका हो जाएगा डिस्चार्ज। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के डिस्चार्ज से जितना एरिया हम, जितना क्षेत्रफल सिंचाई करते हैं उस एरिया को कहते हैं ड्यूटी। समझ आ रहा है आपको? तो यही इस थ्योरी में लिखा हुआ है, आप थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। थ्योरी में लिखा है पानी, इकाई पानी की सिंचित क्षमता को ड्यूटी कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, ड्यूटी जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, कैपेसिटी होती है, इरिगेटेड कैपेसिटी होती है, सिंचाई की क्षमता होती है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 क्यूमेक पानी फसल के पूरे आधार काल में, पूरे बेस पीरियड में जितने हेक्टेयर भूमि को सींचता है वह पानी की ड्यूटी कहलाती है। अभी मैंने बताया था आपको हेक्टेयर पर क्यूमेक। हेक्टेयर पर क्यूमेक का मतलब क्या हो गया, क्यूमेक तो आपको पता है, क्यूमेक पता चल गया क्या होता है, ये होता है इसका डिस्चार्ज, यानी 1 क्यूमेक में जितना आपका क्षेत्रफल, जितने हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई होगी वो ड्यूटी हो जाएगी। ड्यूटी समझ आ गया आपको अच्छे से? इसको कैपिटल D से हम प्रदर्शित करते हैं। केवल आपको परिभाषा बतानी थी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, डेल्टा की, ठीक है। अब डेल्टा सुन लीजिए, डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी क्लियर। अब डेल्टा, डेल्टा दोस्तों गहराई को कहते हैं। डेल्टा मीन्स होता है यहाँ पर गहराई, क्या होता है, गहराई वर्ड याद रखना, डेप्थ होती है, ठीक है। डेल्टा यहाँ पर गहराई होती है। मतलब क्या हो गया, आपने ये खेत था आपका, आपने इस खेत की सिंचाई की दोस्तों, तो जितने एरिया की सिंचाई की वो तो ड्यूटी होगी, और जितनी गहराई तक सिंचाई की, जितनी गहराई तक सिंचाई की वो क्या होती है, डेल्टा होता है वो, डेल्टा। डेल्टा मीन्स सीधा गहराई होगा, यानी पूरे के पूरे बेस पीरियड में आपने, पूरे बेस पीरियड में जितने भी पानी, जितनी बार भी आपने पानी लगाया, सभी पानियों की कुल गहराई जितनी होगी उस गहराई को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डेल्टा बोलेंगे। तो ड्यूटी डेल्टा में सिर्फ इतना याद रखना, ड्यूटी एरिया होता है, डेल्टा गहराई होती है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखिए, किसी फसल को निश्चित अंतराल पर दिए गए सभी पानियों की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो गहराई है तो या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, तो इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर या मीटर। इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। केवल परिभाषा लिखनी है, इतना लिख देना काफ़ी है। इतना समझ आया? अब इसके बाद तीसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। तीसरा था हमारे यहाँ पर बेस पीरियड यानी आधार काल। अब देखिए बेस पीरियड क्या होता है दोस्तों। बेस पीरियड बहुत सिंपल है, ये आपका खेत था, तो खेत में बीज बोने से पहले आप इसमें पहली बार सिंचाई करते हैं। इसकी पहली बार क्या करेंगे दोस्तों, आप इसकी सिंचाई करेंगे। जब आपने पहली बार इस खेत की सिंचाई की, इस खेत की पहली बार सिंचाई की कब, बीज बोने से पहले,
बीज बोने से पहले सिंचाई क्यों करते हैं? ताकि हम इसकी जब जुताई करें तो जुताई करने में आसानी रहे, हमारा खेत क्या हो, पहले से ही थोड़ी नमी रहे खेत में। तो पहली बार आपने एक बार पानी दिया, एक बार क्या करेंगे, आपकी फसल तैयार हो गई, फसल तैयार होने के बाद उसके पकने से पहले यानी फसल को काटने से पहले आखिरी बार जब पानी दिया गया होगा, एक तो पहली बार जब पानी दिया यानी फर्स्ट वाटरिंग, एक क्या किया आपने आखिरी बार पानी दिया, लास्ट बार पानी दिया। तो इन दोनों के बीच का जितना समय होता है, फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग के बीच का जितना समय होगा, उसको दोस्तों हम कहते हैं बेस पीरियड, आधार काल। समझ आ रहा है इतना? तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने से पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि को क्या कहते हैं हम? आधार काल कहते हैं, यानी बेस पीरियड कहते हैं। इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। अब आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई, क्या क्या? कैपिटल डी हो गया आपका ड्यूटी जो कि एरिया होता है, और आपका डेल्टा क्या होगा? गहराई हो गई, जो कि आपकी क्या होती है? गहराई होती है डेल्टा, ठीक है, जितनी सिंचाई जितनी गहराई में सिंचाई के। तीसरा हो गया बी फोर हो गया बेस पीरियड, यानी पहली वाटरिंग से लेके आखिरी वाटरिंग तक का जितना समय होगा, पहली बार सिंचाई करने से लेके आखिरी बार सिंचाई करने तक का जितना समय होगा बेस पीरियड हो जाएगा। समझ आया था? ये 3 पॉइंट हो गए आपके। इसके बाद चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका चक। अब मैं इस चक को आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। इस चक से पहले आपको ये पता होना चाहिए मोगा क्या होता है। पहले मैं आपको मोगे के बारे में बताऊंगा, तब आपको चक अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में मैंने क्या दिखा रखा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे दोस्तों मोगे की, यानी कि मोगा क्या होता है, इसको इंग्लिश में आउटलेट बोलते हैं। तो आउटलेट क्या है? अगर आपको आउटलेट क्लियर हो गया तो चक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। पहले आप इधर वाले डायग्राम को, इस डायग्राम को समझो, ये वाला जो डायग्राम है। यहाँ पर क्या था, आपकी स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब कोई धारा है, किसी नदी से पानी आ रहा है। इस नदी से पानी ये नहर में आ गया, किसमें? ये पानी नहर में आ गया। कोई आपकी कैनाल थी, ध्यान से सुनना, ये क्या कैनाल है कोई, ठीक है, ये नहर है। अब इस नहर में आपने क्या किया दोस्तों, आपने देखा भी होगा, नहर के इसके किनारे पर यहाँ पर क्या होता है, होल होते हैं, छेद बने होते हैं, बड़े बड़े होल। यहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े होल होते हैं, जिससे कि पानी यहाँ से निकल के नाली में जाता है। नाली मतलब गूलों में चला जाता है पानी, किसी भी चैनल में जाएगा पानी। समझ पा रहे हैं? तो आप नहर के किनारे पर जो होल करते हैं जिसमें होकर पानी बाहर आता है, इस होल को, इस छेद को ही दोस्तों हम बोलते हैं मोगा। क्या बोलते हैं? मोगा। इंग्लिश में इसको आउटलेट बोलते हैं। आउट मीन्स बाहर, तो आउटलेट का मतलब जिससे होकर के पानी बाहर जाएगा, तो इस आउटलेट को मोगा कहते हैं। इतना समझ आ रहा है? मैंने यहाँ दूसरा डायग्राम इधर दिखा रखा है, देखिए ये वाला होल बना हुआ है आपका। इस होल से नहर से पानी आ रहा था, ये नहर में से पानी निकल के आ रहा है इधर को, जो कि नाली में पानी आया। तो क्या एक नहर में एक ही मोगा होता है? नहीं दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे मोगे बने होते हैं। नहर लंबी होती है काफ़ी, एक यहाँ बना दिया, एक सपोज इधर बना दिया। आप नहर में आपने देखा भी होगा, जगह जगह पर नालियाँ बनी होती है ना, तो जहाँ नाली होगी वहीं पे एक होल होता है जिसमें से पानी निकल के जाता है, तो वो होल हमारा आउटलेट कहलाता है। इतना समझ आया आपको? आउटलेट समझ में आ गया ना, हिंदी में इसको मोगा कहते हैं। अब देखो, अगर आपको आउटलेट क्लियर हो गया दोस्तों, तो अब आपको चक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चक का मतलब क्या है कि एक आउटलेट द्वारा दोस्तों, एक आउटलेट द्वारा आप जितनी भी सिंचाई करते हैं, जितनी सिंचाई, ये गहरे नहीं होगा, करते हैं होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक मोगे की सिंचाई करने में कृषि भूमि का जितना क्षेत्रफल आता है, उस भाग, उस मोगे का हम क्या कहते हैं, उसे चक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, सपोज ये नहर थी आपकी ये वाली, इस नहर में आपने यहाँ पर एक आउटलेट बना रखा है, ठीक है, यहाँ। तो इस आउटलेट के द्वारा, इस नाली के द्वारा, केवल एक इस अकेली नाली से जितनी भी जमीन की आप सिंचाई करेंगे, उस पूरे जमीन के एरिया को हम क्या कह देंगे, चक बोल देंगे, उसको चक बोल देंगे। समझ आ रहा है? इस मोगे का चक है ये वाला। अब सपोज आपने एक यहाँ पर बना दिया आउटलेट, अब इस आउटलेट के द्वारा किसी दूसरे खेती की सिंचाई की जा रही है, तो ये वाला क्या होगा, ये इस वाले मोगे का चक हो जाएगा। तो चक मतलब समझ में आ गया आपको? एक मोगे द्वारा जितना एरिया की सिंचाई की जाती है, वह एरिया उस मोगे का चक कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आपको यहाँ से चक की डेफिनेशन अब इजीली आप पढ़ सकते हैं कि एक मोगे की सिंचाई करने में भूमि, कृषि भूमि का जितना क्षेत्रफल आता है, उसे उस मोगे का चक कहा जाता है। अब मोगे का चक क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन बतानी थी सिंपल आपको। अब आगे आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं कि मोगे का जो निस्सरण होता है, जो डिस्चार्ज होता है, वो चक से सिंचित योग्य क्षेत्रफल तथा सिंचाई तीव्रता के आधार पर निर्धारित करता है। मतलब जो मोगे का, मोगा मतलब जो नहर थी, नहर में जो होल बना रखा था, अगर हम इस होल के डिस्चार्ज की बात करें कि इससे कितना पानी निकला, तो ये कैसे पता चलेगा? जितना ज़्यादा आपका एरिया की सिंचाई होगी, उतना ही क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। समझ पा रहे हैं? तो बस आपको इसके आधार पर ये बताना था।
बस सिंपली आपको पहले चक की डेफिनेशन बतानी है कि एक मोगे द्वारा जितनी भी एरिया की सिंचाई करते हैं उसका जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, उस मोगे का चक कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब आपका एक और टॉपिक था आपका लास्ट वाला, आउटलेट फैक्टर यानी मोगा गुणांक। अब ये मोगा गुणांक क्या होता है, तो मोगा गुणांक बिल्कुल सिंपल है, जो नहर पे आपका यहाँ पर जो आउटलेट लगा हुआ था, अब इस आउटलेट पर पानी की जो ड्यूटी होगी उसको हम मोगे का गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे, मोगे का गुणांक। यानी आउटलेट पर पानी की जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी मतलब डी जितना होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आउटलेट फैक्टर कहते हैं, मोगा गुणांक कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, 5 ही डेफिनेशन आपको बतानी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पर फसलों के मौसम का विस्तृत वर्णन करें। मतलब जो आपकी फसल होती है उनके मौसम को एक्सप्लेन करना है कि फसलों का मौसम क्या होता है। तो मेनली आपका दोस्तों फसलों का मौसम यहाँ पर 3 टाइप का होगा। एक तो होता है आपका क्या, खरीफ की फसलें, दूसरी होती हैं रबी की फसलें, और तीसरी होती है दीर्घकालीन फसलें, मतलब जो लंबे समय तक फसलें की जाती हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो एक एक करके तीनों का डिस्कस करते हैं। ये पूरा जो थ्योरी पोर्शन है आप इसको रीड कर लेना, आप इसको केवल रीड कर लेना। मैं आपको मेनली क्या बताता हूँ, फसलों के मौसम बता रहा हूँ, क्रॉप के सीजन बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो सीजन होता है दोस्तों फसल का, वो होता है हमारा क्या, खरीफ की फसलें। किसकी, खरीफ की फसलें। तो खरीफ और रबी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो खरीफ जो होती है दोस्तों वो गर्मी की फसलें होती हैं। गर्मी के मौसम में जितनी फसलें की जाती हैं वो सब होती हैं खरीफ की फसलें। तो आपको इसमें क्या लिखना है दोस्तों, इसमें एक तो ये लिखना है फसलें कौन से मौसम की होती हैं और कौन से महीने से कौन से महीने तक चलती हैं, और इसके जो खरीफ की फसलें हैं इसके एग्जाम्पल लिख देना कि इसके अंदर कौन कौन सी फसल आती हैं। सिंपल इतना लिखना है। तो अगर मैं इसकी रीडिंग की बात करूँ, रीड आप यहाँ से कर सकते हैं कि खरीफ का मौसम जो होता है मानसून आने के साथ ही शुरू हो जाता है। उत्तर भारत में हम इसको श्रावणी फसलें कहते हैं। श्रावणी से मतलब क्या है कि ये सावन महीने में बोई जाती है। इनकी बुवाई कब होती है, इनकी बुवाई होती है श्रावण मास में, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, श्रावणी फसलें कहते हैं खरीफ की फसलों को। इतना समझ आया। अब इनका समय क्या होता है दोस्तों, तो इन फसलों के लिए हम अप्रैल से लेकर सितंबर तक, कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल से सितंबर तक। अप्रैल से सितंबर तक तो क्या हो जाएगा आपका खरीफ की फसलें। अब जो बीच का टाइम बचा अक्टूबर से मार्च तक का, तो अक्टूबर से मार्च तक का जो होगा वो हो जाएगा रबी की फसलें, जो कि ठंड वाली फसलें होती हैं। इतना समझ आ रहा है। तो आपको टाइम पता चल गया खरीफ का क्या था, अप्रैल से सितंबर तक था, गर्मी का टाइम था। अब आपको इसमें इसके एग्जाम्पल बताने हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल क्या होंगे तो आप खुद सोचिए। अब क्या चल रहा है आपका, ये सितंबर ही है, तो सितंबर महीने में कौन कौन सी फसल की जाती है आप खुद याद रख सकते हैं इस समय कौन सी फसल हो रही है। तो इस समय धान की खेती बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा क्या हो रही है, ज्वार की खेती हो रही है, बाजरा की खेती हो रही है, मक्के की खेती हो रही है, और इन्हीं सबको आप लिख देंगे। आई थिंक मूंगफली की खेती भी हो रही है इस समय, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है इस समय, एग्जाम्पल है इसमें धान, मक्का हो गया, धान, ज्वार, बाजरा, चरी, जूट, मूंगफली, अरहर, मूंग, लहसुन। तो आप मक्का, धान, ज्वार, बाजरा और मूंगफली, ये 5-6 एग्जाम्पल लिख के आ जाना। ये किसके हैं, खरीफ के हैं। खरीफ की फसलों को हम गर्मी की फसल भी कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया खरीफ क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी की फसलें हो गई है। इसके बाद सेकंड बात करते हैं हम रबी की फसलें। सेकंड सीजन क्या है हमारा, सेकंड सीजन है रबी की फसलें। रबी की फसलें क्या होंगी, ये मानसून के बाद शरद ऋतु के आगमन पर होती हैं। शरद मतलब कहते हैं सर्दी को, ठीक है। तो जब सर्दी स्टार्ट होती है ना, तो सर्दी आने पर क्या होता है आपका, रबी की फसलें स्टार्ट होती हैं, मतलब ये ठंड की फसलें हैं, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे आप इनका टाइम लिखना डायरेक्ट। यहाँ तक लिखना फसल कौन सी होती है, ये शुरू हो गई आपकी शरद ऋतु में। अब सीधे लिखना यहाँ से, इन फसलों का जो समय होता है वो अक्टूबर से लेकर, उनका कब से का, उनका था अप्रैल से सितंबर तक। अब सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है, और अप्रैल से पहले मार्च आता है, तो अक्टूबर से मार्च तक क्या हो जाएगा आपका, ये टाइम हो जाएगा रबी का। समझ आ रहा है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो समय होता है वो रबी की फसलों का होता है। अब इनके एग्जाम्पल लिख दो। तो आपको पता मार्च के महीने में गेहूं की खेती होती है, तो इसमें मोस्ट एग्जाम्पल है आपका गेहूं, आलू। देखिए एक तो सब्जी इसमें आ जाएंगी कई सारी, मटर, आलू, प्याज, ये लिख देना। इसके अलावा गेहूं की फसल और लिखना है, इसमें गेहूं नहीं दे रखे ना, ये रहा गेहूं, गेहूं और चना। तो ये एग्जाम्पल इसके हैं, गेहूं, चना, मटर, आलू, सरसों, प्याज, तम्बाकू, अलसी, राई, सब इसी के एग्जाम्पल हैं। 4-5 एग्जाम्पल मेनली याद रखना, गेहूं, चना याद रखना और मटर, आलू याद रखना, ठीक है। अब प्याज और सरसों भी याद रख सकते हैं। तो ये 2 सीजन हो गए। तीसरे सीजन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा क्या बताया मैंने, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब क्या है, ऐसा सीजन जिसमें लंबे समय तक फसलें की जाती हैं। लंबे समय तक से मतलब हो गया दोस्तों, जैसे गन्ना की खेती हो गई, कपास की खेती हो गई। आपको पता है गन्ने की खेती पूरे के पूरे 1 साल तक चलती है, पूरे 1 बरस के लिए होती है।
पता है ना आपको इतना। और जो कपास होता है, कपास की खेती 8 महीने तक होती है। तो ये दीर्घकालीन है, जो लंबे समय तक चलती हैं। इनके बारे में आप खुद से लिख सकते हैं कि कुछ फसलें जो होती हैं हमारी, वो साधारण फसलों से अधिक समय लेती हैं, जिन्हें हम दीर्घकालीन फसलें कहते हैं। इसमें कपास और गन्ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कपास की जो फसल होती है वो 8 महीने के लिए होती है, गन्ने की फसल पूरे 1 साल के लिए होती है, इसीलिए हम इसको दीर्घकालीन फसलें कहते हैं। यहाँ तक समझ आया आपको? तो ये 3 मौसम लिखने थे आपको, बस इतना काफ़ी था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उत्तर भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, लिखिए। तो अभी जो आपने ऊपर लिखी थी रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, 2 लिख देना मेनली। आप दीर्घकालीन भी इसमें लिख सकते हैं, इतना तो आ जाएगा। अब इसके बाद इनके नाम लिखने हैं। क्या लिखना है आपको? नाम। तो नाम में आप खरीफ में याद रखना गर्मी वाली फसलों के लिए जो अभी है इस समय फसलें कौन कौन सी हैं इस समय। धान हो गई, मक्का हो गया आपका, ज्वार बाजरा हो गया, इन सब फसलों को किसमें लिखेंगे आप? खरीफ की फसलों में, ठीक है। तो इनके फसलों को नाम लिखना है आपको और टेबल में देख लेंगे आप ध्यान से। बस ये एक तरह से रिवीजन टाइप से समझे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी फसलें हैं। तो खरीफ में कौन कौन सी है कि मक्का, धान, बाजरा, ज्वार, ठीक है, मूंगफली और अरहर, ये सब इनके नाम हो गए। इनका टाइम और है, आप चाहें तो इनका टाइम याद रख सकते हैं और ना याद रखना चाहें तो कोई बात नहीं। आप बस इतना याद रखना इनके काटने बोने का समय क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा सा याद करना मेन फसलों का बोने काटने का समय। कुछ बच्चों को पता भी होगा जो गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे मक्का का समय जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेते हैं। धान की फसल जुलाई में बोई जाती है और ये भी सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो ज़्यादातर फसलें कहाँ कब एंड होगा इनका? सितंबर में ही होगा, क्योंकि हमारी अप्रैल से सितंबर तक चलती हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना, अप्रैल से सितंबर के बीच का टाइम आएगा इसमें, ठीक है। खुद से लिख देना आप जो भी आपको मन करे, जो भी इनमें याद रहे बीच में, आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। मेनली नाम याद रखना आप, ठीक है। खरीफ हो गया। इसके बाद अगली आएगी रबी की फसलें। रबी में आपका गेहूं था और क्या था? आलू मटर था, गेहूं था, सरसों था, ये सब चना था। इन सबको लिख देंगे आप इजीली। इनका टाइम देख लेना, पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको जल्दी से स्किप कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो कितना इंपॉर्टेंट, आप खुद देख लो कितनी बार पूछा है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। ये डेरिवेशन है, मैंने कहा था आपको तीसरे चैप्टर में एक डेरिवेशन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? ड्यूटी पढ़ी थी, डेल्टा पढ़ा था आपने, इसके अलावा बेस पीरियड पढ़ा था, आधार अवधि। तो ये जो है तीनों में इनमें संबंध पूछा जाता है, रिलेशन क्या है, फॉर्मूला जनरेट होगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको बताना है इसमें। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने? आधार काल, ड्यूटी तथा डेल्टा में पारस्परिक संबंध स्थापित कीजिए। पूरा डेरिवेशन है, 5 नंबर का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों के नाम लिखेंगे, क्या क्या है, क्या क्या? डी, डेल्टा, बी। तो डी आपको पता है क्या होता है? डी ड्यूटी होती है, मात्रक क्या है इसका? हेक्टेयर प्रति क्यूमेक होता है, मैंने आपको बताया था। बी क्या है? बी आपका बेस पीरियड होता है, ये दिन में लिया जाता है, दिनों में, ठीक है, इसका मात्रक दिन होता है, टाइम, डेज। इसके बाद क्या है आपका अगला है दोस्तों आपका डेल्टा। डेल्टा क्या? गहराई होती है, मात्रक क्या लेंगे? मीटर लेंगे। यहाँ पर तीनों के मात्रक और नाम याद रखने हैं। इतना करने के बाद अब आपको डेरिवेशन करना, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस आयतन निकालना है। क्या निकालना? आयतन। अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है? डी हेक्टेयर के एक खेत में डेल्टा मीटर गहराई का पानी भरा हुआ है, तो पानी का कुल आयतन कितना होगा? मतलब डी हेक्टेयर का मतलब क्या? क्षेत्रफल हो गया। ये क्या? ये इसकी गहराई है। आपको आयतन बताना है दोस्तों। आपको आयतन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई और इनटू में ऊंचाई या फिर गहराई, पढ़ा है ना आपने। तो लंबाई चौड़ाई मिलकर के तो क्या बन गया? क्षेत्रफल बन गया। तो ये तो आपका एरिया हो जाएगा, जो कि आपको क्या दे रखा था? एरिया को डी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो आपका गहराई था उसको डेल्टा बोल देंगे, डेल्टा। तो डी इंटू डेल्टा आपका क्या बन जाएगा यहाँ से दोस्तों? ये बन जाएगा आपका आयतन। क्या बन गया? ये आयतन बन गया। आयतन समझ में आ रहा है? पानी का आयतन कितना हो जाएगा? डी गुणा डेल्टा, क्षेत्रफल गुणा गहराई। अब क्षेत्रफल किस में था? हेक्टेयर में था। गहराई किस में है? मीटर में। तो हेक्टेयर मीटर में आ जाएगा ये आयतन। ये मान लेना आप समीकरण नंबर 1। ये पहला समीकरण हो गया। आप इसमें एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, एक लाइन, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपका आयतन जो आएगा, आप डी इंटू डेल्टा लिखना, डी इंटू डेल्टा गुणा कर देना। हेक्टेयर में आपको पता है 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर होता है ना, होता। तो 10 की घात 4 कर देना यहाँ, मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, मीटर ये था तो मीटर की घात 3 बन जाएगा ये। अब ये मीटर की घात 3 में आ गया आयतन। आप इसको याद रखना, क्या? डेल्टा इंटू ड्यूटी, डी इंटू डेल्टा हो गया गुणा 10 की घात 4 मीटर क्यूब। इसको मानना समीकरण 1। समीकरण 1 आपको समझ में आ गया। अब समीकरण दूसरा बनाना है आपको। दूसरा बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। समीकरण 2 में आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ देखिए, ये रहा समीकरण 1 आपको, यहाँ इन्होंने लिख भी रखा है ये वाला, ये ठीक है। डेल्टा गुणा डी गुणा 10 की घात 4 मीटर की घात 3, समीकरण 1। समीकरण 2 में क्या करेंगे अब खेत के इसी क्षेत्रफल के लिए अब आप 1 क्यूमेक पानी फसल के पूरे बेस पीरियड बी के लिए छोड़ा जाए तो पानी का आयतन क्या होगा? मतलब पहले आपने डेल्टा इंटू डी के लिए निकाल लिया क्या? पानी का आयतन। अब निकालेंगे 1 क्यूमेक और बेस पीरियड बी के लिए, ठीक है। इसके लिए पानी का आयतन क्या होगा? तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैलकुलेट करके, ध्यान से समझना।
1 क्यूमेक बोला है ना, क्यूमेक मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये तो हो गया 1 क्यूमेक। अब बेस पीरियड दिया था, बेस पीरियड कहते हैं बी को, अब बी था दोस्तों किसमें, दिनों में था। अब इस दिन को आपको किसमें, सेकंड में चेंज करना, क्योंकि यहाँ नीचे सेकंड आ रहा है, तो सेकंड में कैसे चेंज करेंगे दिन को, तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इस तरह हमने इसको किसको, दिन को किस में चेंज कर लिया, ये चेंज कर लिया आपने सेकंड में। तो यहाँ पर ये सेकंड बन गया, तो सेकंड से क्या होगा, सेकंड कट जाएगा, आपका मीटर क्यूब बचेगा। कितना मीटर क्यूब बचेगा, 1, यानी 1 इंटू में 24 गुणा 60 गुणा 60 गुणा बी। इतना समझ आ रहा है। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, आप इन सब की मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, अब इन दोनों को, ये आपका समीकरण 2 बन गया दोस्तों, ये 2 समीकरण था, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आप निकाले थे क्या, d इंटू डेल्टा इंटू 10 की घात 4 बराबर समीकरण 2 क्या हो गया, 1 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 गुणा बी हो गया। ये इन दोनों को बराबर रख दिया आपने, क्योंकि दोनों ही आयतन है, दोनों आयतन इसलिए दोनों समान होंगे, हमने इनको बराबर रख दिया। अब यहाँ से आप 10 की घात 4 को सिर्फ इधर ले आइए डिवाइड में, केवल 10 की घात 4 को ले आइए और इन दोनों का भाग कर दीजिए। तो यहाँ से आपका जो भाग करके आएगा दोस्तों वो d इंटू डेल्टा बराबर आ जाएगा 8.64, कितना आता है 8.64, और पीछे b था b, केवल ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से, d इंटू डेल्टा बराबर 8.64 इंटू बी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आ जाएगा, मेनली जो आपका सिंगल फॉर्मूला था यहाँ पर, ठीक है। ये d को भी साथ में इधर ले आए हैं, d आप इधर भी ले रख सकते थे, तो डेल्टा इंटू डी बराबर 8.64 b आ जाता है ये, या फिर d को इधर ले आए तो डेल्टा क्या हो जाएगा आपका 8.64 b अपॉन d कह देंगे आप। या इसके अलावा अगर आपको ये तो मिल गया किसकी फॉर्म में, आपका डेल्टा की वैल्यू, अगर d की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8.64 b अपॉन में डेल्टा। ये डेरिवेशन था, मोस्ट इंपोर्टेंट था, 5 नंबर का, आसान था, बिल्कुल आसान था। दोनों में आपको आयतन निकालने थे, दोनों आयतन को बराबर रख के आप सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। तो आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब थोड़ा सा स्पीड को मैं बढ़ाता हूँ ताकि जल्दी से कवर कर सकें। इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन थे, कवर हो गए। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ड्यूटी सुधारने के लिए आप कौन कौन से उपाय सुझाएंगे, संक्षेप में लिखिए। ड्यूटी सुधारने से मतलब दोस्तों ये है कि आपके खेत की जो सिंचाई कर रहे हैं आप, ड्यूटी मतलब क्या होता है, जितने एरिया की सिंचाई करते हैं, तो आप इस एरिया की सिंचाई कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी क्या है, थोड़ी सी कम है, तो इसको आपको सुधारना है, बढ़ाना है। तो ड्यूटी कैसे बढ़ेगी, तो आप जिस किसी भी नाली से पानी लेके आते हैं दोस्तों, उस नाली के आसपास क्या होता है, बहुत सारी घास हो जाती है ना बहुत सारी घास। आज आप इस घास को साफ करके भी ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जिस आउटलेट से पानी निकल रहा है नहर के पानी, उसको क्या कर सकते हैं आप, या फिर जिस वाटर सोर्स से पानी आ रहा है उस वाटर सोर्स को क्या करेंगे आप, खेत के पास लाएंगे। खेत के जितना पास होगा वाटर सोर्स, उतनी ड्यूटी आपकी ज़्यादा रहेगी। तो यही कुछ सावधानियां मैं रीड कर देता हूँ, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। क्या क्या है, पहला क्या है, मोगा, मोगा मतलब होता है आउटलेट, जहां तक संभव हो सिंचाई क्षेत्र के पास में होना चाहिए। मतलब नहर ऐसे ऐसे जा रही थी, आपकी नहर थी ना, यहाँ पर आपका खेत है, तो आप मोगा यहाँ ना लगा के कहाँ लगाएंगे, अब यहाँ लगा देना खेत के पास में। इससे क्या होगा, ड्यूटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका गैप कम रहेगा तो आपका ज़्यादा पानी सप्लाई होगा खेत के लिए। पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा पॉइंट क्या है, आप जो वाटर कोर्सेस होते हैं, वाटर कोर्स मतलब जिस नाली से पानी बह करके आता है आपके खेत में, उसकी लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, बहुत लंबा नहीं रखेंगे, न्यूनतम होगा, जल्दी से खेत के पास तक पहुंच जाएगा। और जितना होगा इसको सीधा रखते हैं, इसमें मोड़ या घुमाव कम से कम लाते हैं। जो नहर से नाली निकालते हैं दोस्तों आप, नाली, ये नाली जितना होगा आप सीधी रहेगी। आपने अगर ज़्यादा मोड़ निकाल दी, यहाँ से मोड़ दी फिर यहाँ से मोड़ दी, तो इस तरह खेत तक पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाएगा इसको, इसलिए मोड़ इसमें कम से कम रखेंगे, जितना होगा छोटी रखते हैं इसको, खेत के पास तक रखेंगे कम दूरी पर। दूसरा समझ में आया। तीसरा पॉइंट क्या था, गूल यदि खेत के मध्य से निकलता है, यानी नाली खेत के बीच में से निकल रही है, तो पानी शीघ्र खेत के छोरों तक पहुँच जाता है, मतलब कोने कोने तक पहुँच जाएगा और पानी का क्षय कम होगा। तो यही कुछ इसके प्रिकॉशंस है, आप इन्हें पढ़ लेना अच्छे से। कुछ सावधानियां, कुछ सुझाव हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं इनको, इजीली अपने से बना के भी लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया, आप खुद से बना के एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 5वां क्वेश्चन का आंसर था। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, निम्न फसलों के लिए बोए जाने वाले मौसम तथा सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता बताइए। मतलब ये आपकी कुछ फसल है, जैसे गेहूं है, गेहूं, तो आपको गेहूं का क्या बताना है, बोए जाने का समय बताना है कि गेहूं कब बोए जाता है। ऐसी बाजरा का बताना है, धान का बताना है, गन्ने का, चने का और आलू का। तो धान का तो आपको पता है जुलाई में बोया जाता है, अभी जल्दी ही बोया गया था, धान का तो आपको याद रहेगा, ठीक है। बाकी सबके क्या क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, केवल बोने का समय आपको याद रखना है। तो आपको गेहूँ देखिए, गेहूं की फसल आपको पता है कब होती है, रबी की फसल है, ये ठंड में की जाती है, ठंड के टाइम पे। तो क्या होगी, सितंबर के बाद होती है, क्योंकि सितंबर में आपका खरीफ का मौसम खत्म होता है, तो आपका अक्टूबर में करेंगे गेहूं की खेती, ठीक है। बाजरा कब होता है, जुलाई अगस्त में होता है। धान कब होता है, जुलाई में होता है।
गन्ना कब होगा? मार्च से अप्रैल तक फरवरी से मार्च तक पूरी 1 साल चलता है। चना कब होता है? सितंबर से अक्टूबर में होता है, ठीक है। तो इनके बोने का समय आप इसे याद रख सकते हैं। आलू कब होगा? अक्टूबर में होता है। तो ये कुछ आपके क्या थे? कुछ फसल थी और इनके बोने का समय था। अब जल की आवश्यकता पूछिए आपसे, जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप इसे खुद बता सकते हैं जल की आवश्यकता क्यों होगी। आप सोचिए, तो पानी देने से जमीन नम एवं नर्म हो जाती है, जिससे खेत की जुताई का कार्य बहुत आसान हो जाता है। और क्या है? और पौधे के अंदर होने वाली बहुत सी रासायनिक क्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पौधे की बढ़ोतरी के लिए आवश्यकता होती है। पानी खेत की मिट्टी के तापमान को अनुकूल बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट दोस्तों आप लिख सकते थे आसानी से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था? मिट्टी में उपस्थित हानिकारक लवण पानी में घुलकर रिसन क्रिया से भूमि के काफ़ी नीचे चले जाते हैं, इसके लिए आवश्यकता होती है पानी की, ठीक है। तो ये सब पॉइंट थे, आप इन्हें खुद से लिख लेना। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं उसको रीड कर रहा हूँ सिर्फ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने जनपद की मृदाओं का मुख्य मृदा वर्गीकरण कीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है? मिट्टी का क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन 2 तरह से करेंगे, एक तो रचना के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर, दूसरा इनके कण के मापों के आधार पर। तो रचना के आधार पर कौन कौन सी मिट्टी होती है आपकी? तो एक होती है एलुवियल सॉइल, मैं नाम से ही बता रहा हूँ सिर्फ आपको, एलुवियल को जलोढ़ कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है दोस्तों? जो मिट्टी पानी के साथ बह करके आ जाती है। आपने देखा होगा नहर में क्या होता है, नहर के पानी के साथ कुछ मिट्टी बह के आती है, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। इसको हम एलुवियल मिट्टी कहते हैं। इसमें क्या आता है? सैंड आ सकती है, सिल्ट और क्ले, 3 आती हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। समझ पा रहे हैं आप? इतना लिख देंगे बस, जो बह करके आती है मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ होगी, जल के साथ बह करके जो आती है। इसके बाद अगली क्या है आपकी? अगली है अवशिष्ट मृदा या फिर लाल मृदा भी कहते हैं इसको, रेड सॉइल। इसको रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। रेजिडुअल का मतलब क्या हो गया? जब आप किसी भी पत्थर को तोड़ के लाते हैं, जो मिट्टी के बने हुए होते हैं पत्थर, उनको तोड़ते हैं, तो क्या होता है? जैसे यहाँ ग्रेनाइट लिखा हुआ, ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, और भी बहुत सारी चट्टानें हैं, या मैग्नीशियम खनिज हो गया, तो ये प्रचुर मात्रा में इनमें शामिल होते हैं। अब इनके अपघटन के मतलब इनके टूटने फूटने से जो हमारी मूरम होती है, इसको मूरम के नाम से भी जानते हैं, इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपशिष्ट मिट्टी। अपशिष्ट मतलब होता है बची हुई, ठीक है, बची हुई। जब आपने चट्टान को तोड़ा, चट्टान को तोड़ने से आपने चट्टान तोड़ के ले आए, उसके बाद जो मिट्टी बची हुई रह जाएगी आपकी, वो मिट्टी क्या होगी? अवशिष्ट अथवा लाल मृदा होती है वो। इतना समझ आ रहा है? तो ये 2 टाइप थे मेरे लिए, आपको दोनों टाइप याद रखने हैं। अब आगे और आपका एक टाइप दे रखा होगा, इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इनमें अगला टाइप है आपका काली मिट्टी। अभी लाल मिट्टी पड़ी थी, अब आप काली मिट्टी पढ़ सकते हैं कि इसको काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। यह सूक्ष्म कण वाली अत्यंत मृगमय मृदा होती है। पानी के संपर्क में आने पर क्या होता है? इस मृदा के गुण यानी सामर्थ्य तथा व्यवहार एकदम अंतर आ जाता है। मतलब गीली होने पे तो क्या होगा? ये फूल जाएगी बहुत ज़्यादा और चिपचिपी हो जाएगी, और सूखने पे दोस्तों क्या होती है? इनमें बहुत ज़्यादा संकुचन हो जाता है, बहुत सिकुड़ जाती है, इसीलिए इनमें दरार पड़ जाती है। लेकिन ये सूखने के बाद बहुत एकदम पत्थर टाइप से बन जाती है। गीली रहेगी तो ये फूल जाती है बहुत ज़्यादा और चिपचिपी रहेगी, सूखते ही क्या होगा? सिकुड़ने लग जाएगी और क्या हो जाती है? ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। इतना समझ आ रहा है? अगला दे रखा है सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल। तो सेलाइन और एल्कलाइन में लवण मिले होते हैं, क्षारीय लवण, जिन्हें आप साल्ट कहते हैं। जिनमें साल्ट उपस्थित होंगे उनको सेलाइन और एल्कलाइन कह देंगे। इतना समझ आ रहा है? आगे आपकी वन यानी जंगली मृदा, फॉरेस्ट वाली सॉइल। तो फॉरेस्ट आपको नाम से समझ में आ रहा है कि घाटियों और पर्वतों या फिर नदियों के किनारे पर ये मिट्टी पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं, जंगलों में होती है, ठीक है। अगली क्या है? रेतीली मृदा है, यानी डेजर्ट सॉइल। रेतीली का मतलब जहाँ पर रेत उपस्थित होता है बहुत सारा, वो मृदा आपकी रेतीली मृदा हो जाएगी। इस प्रकार की मृदा में मुख्यतः बालू होती है। बालू गंगा जी में से निकालते हैं, आप देखा होगा आपने, तो वो बालू होती है आपकी, जो कि जिसे डेजर्ट कह देंगे हम। ये रेतीली होती है काफ़ी, ठीक है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी आपको मेन टाइप याद रखने थे। तो समझ में आ गया कौन कौन सी मिट्टी थी। सबसे पहली मिट्टी कौन सी थी दोस्तों आपकी? सबसे पहली जलोढ़ मिट्टी थी आपकी, एलुवियल सॉइल थी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी आपकी लाल मृदा थी या फिर अवशिष्ट मृदा थी। तीसरी काली कपास मिट्टी थी या फिर काली मृदा भी कहते हैं उसे हम। और चौथी आपकी ये जो आपने अभी पढ़ी है रेतीली मिट्टी, ये लिख देंगे आप। इसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल हो गई पांचवी। इस तरह आप लिख सकते हैं। इसमें सेलाइन एल्कलाइन सॉइल होगी छठी। तो ये 6 टाइप काफ़ी हैं, इनमें एक लाइन भी लिख के आएंगे तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा दोस्तों, एग्जाम करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखना, पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन में मत दे देना। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, चाहे आधे आधे ही लिखना, लेकिन सारे क्वेश्चन लिख के आना। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में अगर 5 के नंबर का क्वेश्चन हुआ, अगर 3 नंबर भी मिलेंगे दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, तो ईजिली आपके 30 नंबर आसानी से आ जाएंगे।
5 में से 3 नंबर पा रहे हैं आप, तो 50 में से 30 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। थ्योरी पोर्शन है, आप कुछ भी लिख देंगे आपको नंबर जरूर मिलेंगे, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे तो ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चन थे हमने लगभग कवर कर लिए हैं। अब आप बाकी जो क्वेश्चन है इनको PDF से रीड कर लेना, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा दोस्तों सॉल्व्ड पेपर। यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इरिगेटेड एरिया यानी सिंचाई क्षेत्रफल क्या होता है। तो जिस एरिया की सिंचाई की जाती है वो आपका इरिगेटेड एरिया होगा। आप इसमें पढ़ लेना है इसको अच्छे से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता मैं। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो करा दिया, ठीक है। इसमें जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, आप न्यूमेरिकल लगा के देख सकते हैं। अगर नहीं भी लगाना चाहते तो आप एक फॉर्मूला सिंपल से याद रखना जो मैंने अभी निकलवाया था, D × डेल्टा बराबर कितना आया था आपका 8.64 × B। ये सिंगल फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। डेल्टा जो D होता है आपका, ये है किस में होता है, ये होता है हेक्टेयर में, ठीक है। हेक्टेयर में क्षेत्रफल है आपका, और ये डेल्टा किस में होता है, ये मीटर में होता है। यहाँ पर ये हेक्टेयर में हो गया, मीटर में हो गया। बेस पीरियड दिनों में होता है, दिन में, ठीक है, ये दिन में होता है, ध्यान रखना आपको। तो ये तीनों डेटा याद रख के फॉर्मूले में पुट कर देंगे वाले, आपको यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं आसानी से। इस फॉर्मूले में बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, अब इतना टाइम नहीं है मैं पूरे क्वेश्चन करा पाऊँ, इसलिए आप इसको खुद से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। पढ़ सकते हैं आप इसको इजीली। तो आप आगे देखो, यहाँ पर कुछ सिंचाई दे रखी है, जैसे आपको एक सिंचाई दे रखी है पलेवा सिंचाई। इन सब की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि पूछे गए हैं। पलेवा सिंचाई का मतलब क्या हो गया, जब आप खेत में बीज बोने से पहले पहली बार सिंचाई करते हैं तो वो आपकी पलेवा सिंचाई होती है। ये सिंचाई क्या करती है, खेत को थोड़ा गीला कर देती है जिससे कि जुताई करने में आसानी रहे, खेत बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। तो आपकी पहली है पलेवा सिंचाई। मैं इनकी डेफिनेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप इनकी डेफिनेशन दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आ गया पलेवा सिंचाई, इसको रीड कीजिए आप, क्या लिखा है। पलेवा सिंचाई क्या है, फसल बोने से पहले, बोने के समय या बोने से पहले खेत में कुछ नमी होनी चाहिए। इसका मतलब बुवाई के समय खेत में समुचित नमी नहीं है तो बीज बोने से पहले हमें खेत को क्या है, पानी देना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पलेवा सिंचाई कहते हैं, समझ आया। इसके बाद दूसरा होता है हमारा कोर सिंचाई। अब ये कोर सिंचाई क्या होती है दोस्तों, तो कोर काल में जब पौधे की पहली सिंचाई की जाती है तो इसे कोर सिंचाई कहते हैं। मतलब बीज बोने के बाद जब छोटा सा पौधा उत्पन्न हो जाता है, बीज के बाद एक छोटा सा पौधा उत्पन्न हो गया, तो अब इस पौधे के लिए आप जो पानी प्रोवाइड करेंगे, पहली बार पानी जब प्रोवाइड करेंगे बीज उगने के बाद, उसे कहते हैं कोर सिंचाई। समझ आ रहा है इतना। कोर सिंचाई में पानी की गहराई अन्य समय की सिंचाइयों की तुलना में सबसे अधिक होती है, क्योंकि बीज आपका तैयारी हुआ है, इसलिए पानी की गहराई बहुत ज़्यादा रखते हैं हम, ताकि बीज अच्छे से क्या कर सके, गेन कर सके, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, पलेवा सिंचाई मिलाकर यह खेत की दूसरी सिंचाई कही जाती है। पहली बार आपने खेत की सिंचाई की, बीज बोने से पहले पलेवा हो गई, दूसरी सिंचाई बीज उत्पन्न होने के बाद करते हैं, इसे कोर सिंचाई कहते हैं। इतना समझ आया। इसके बाद मोगा गुणांक मैंने आपको बताया ही था, जो आपका नहर है, इस नहर का जो आउटलेट है, जो मोगा है, इस मोगा पर जो भी ड्यूटी होगी पानी की जो ड्यूटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोगा गुणांक कहते हैं। इसके बाद गूल का मतलब नहर है, ये नहर से आपने नाली बना दी है वाली, इस नाली से पानी आ रहा है निकल के, तो इस नाली को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गूल कहते हैं। इतना समझ आया। आगे क्या, कोर काल। कोर काल का मतलब क्या हो गया, कोर मतलब जब आप बीज उत्पन्न हुआ था, उस उत्पन्न बीज के समय पर आप सिंचाई कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो कोर काल होता है ना, कोर समय। तो बीज फूटने के बाद जब पौधा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। इस समय को हम क्या कहते हैं, कोर काल कहते हैं। और इस समय जो फसल को पानी दिया जाता है उसको कोर सिंचाई कहते हैं। और कोर काल जो होता है दोस्तों, वो 2 से 4 सप्ताह का होता है। मतलब आपने बीज बोया तब से लेके 2 या 4 सप्ताह का जो टाइम होगा उसको हम कोर काल कहते हैं। इतना समझ आया। अब आगे कह रहा है नकदी फसल के बारे में टिप्पणी लिखनी है आपको। तो नकदी फसल क्या होती है दोस्तों, नकदी मतलब जो कैश हमें देती हैं, पैसा जो हमें पैदावार अच्छी कराती हैं, कॉस्टली फसलें, सीधे सीधे कॉस्टली फसलें मतलब चाय की फसल, कपास की फसल, गन्ने की फसल, तंबाकू की फसल, जो महंगी फसलें हैं ना, जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, उनको कहते हैं नकदी फसलें। तो ऐसी फसलें जो किसान की निजी उपयोग में काम में आती हैं और विभिन्न उत्पादों के लिए मंडी में ले जाकर बिक्री करनी पड़ती हैं, नकदी फसलें कहलाती हैं, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है फसलों का चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम से मतलब क्या है, खेत में बार बार एक ही फसल होने के बजाय यदि हम विभिन्न फसलों को एक उपयुक्त समय में बोया जाए तो यह फसलों का एक चक्रीय क्रम होता है। मतलब ऐसा नहीं करना आपको कि आप एक ही फसल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप फसलों को बदल बदल के उगाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय क्रम कहते हैं फसल का। समझ आ रहा है इतना आपको। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों आपको 11वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कुछ, तो अगर आपका मन है तो आप न्यूमेरिकल लगा के देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है आपको, थ्योरी अटेम्प्ट करके आ जाना, आपका काम हो जाएगा। ड्यूटी डेल्टा पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका न्यूमेरिकल जरूर लगा के आएंगे, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट थे। बाकी जितने बच्चे हैं आप उनको थ्योरी की फॉर्म में पढ़ लेना, मैं PDF आपको प्रोवाइड
कर दूंगा। बस यही मेन था आपका जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन था। अब आपका चौथा यूनिट